गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न विद पायल। तो गाइज आई होप आप लोग के एग्जाम अच्छे चल रहे होंगे, आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो गाइज आज की जो ये वीडियो हमारी रहने वाली है वो किसी टॉपिक के ऊपर नहीं है। यहाँ पर क्या है, बेसिकली हम ये देखेंगे कि आपको इकोनॉमिक लॉ की प्रिपरेशन कैसे करनी है। टेलीग्राम ग्रुप में लगातार मैसेजेस आ रहे थे कि कैसे प्रिपेयर करें, 1.5 डे स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, कैसे केस स्टडी डाइजेस्ट को रिवाइज करें सारे को। तो डोंट वरी अबाउट दैट, मैं आपको वन बाय वन सारी चीजें डिटेल में बताऊंगी। ठीक है, बस आप लास्ट तक मेरे साथ कनेक्ट रहिए और चीजों को समझने की कोशिश करिए। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारी 1.5 डे स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। 1.5 डे स्ट्रेटेजी का मतलब है आपको जो 1.5 दिन मिलेगा, यानी एसईएमपी का पेपर देने के बाद का दिन, आधा दिन। ठीक है, और नेक्स्ट डे जो है वो पूरा 1.5 दिन के अंदर आपको किस तरीके से प्लानिंग करनी है, किस तरीके से रिवीजन करना है। क्योंकि आपको पता होगा आपने 6 महीने 1 साल कितना भी कुछ पढ़ा हो, कोई मतलब नहीं है अगर आप 1.5 डे को इफेक्टिवली यूटिलाइज नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पर मेन फोकस रखना है किस तरीके से, तो आपको यहाँ पर अच्छे से, तो आपको ये टाइम जो है काफी अच्छे से यूज करना है। वो मैं आपको बताऊंगी कैसे यूज करना है। देखो, सबसे पहले क्या है हमारा यहाँ पर डे आफ्टर द एसईएमपी एग्जाम। ठीक है, जो हमारा कॉस्टिंग का पेपर है वो आप देकर आ गए हो। आपका पेपर 5 बजे खत्म होता है, लेकिन आपको घर पहुंचने में या फिर थोड़ा बहुत रेस्ट करके आप 7 बजे पढ़ने बैठ जाइए। ठीक है, 7 बजे आपको पढ़ने बैठना है। 7 से 12 PM का ये शेड्यूल रहेगा जो मैं आपको बताने वाली हूँ ना। रात के 12 बजे तक आपको क्या क्या चीजें कवर करनी है। इसमें आप सबसे पहले रिवाइज करोगे 2 छोटे छोटे चैप्टर। ठीक है, ये 2 चैप्टर सबसे पहले खत्म करो। सबसे पहले क्या है हमारा बेनामी प्रॉपर्टीज एक्ट। ठीक है, बहुत ईजी चैप्टर है और बहुत लिमिटेड कंटेंट है इसमें। ठीक है, कंटेंट भी बहुत कम है कि आपको उसमें मैंने रिवाइज कराते टाइम ये भी बताया कौन कौन सा इंपॉर्टेंट चीज है, तो वो आप अच्छे से करके जाना। ठीक है, बेनामी प्रॉपर्टीज जो है ये आपका 2 आवर्स में कवर हो जाएगा, पूरा आराम से कवर होगा। बहुत छोटा चैप्टर है। ठीक है, इसको कवर कर लोगे। और रेरा के अंदर तो आप देखोगे ना, जो हमारे साइलेंट फीचर्स ऑफ द एक्ट दिए हुए हैं वहीं पर ही हमारा 60 to 70% पोर्शन मतलब खत्म हो जाता है। 50% तो आप कम से कम मान के चलो कि रेरा के जो हमारा स्टार्टिंग में दिए हुए हैं, कम से कम उसमें 60-70 पॉइंट दिए हुए हैं लगभग। अगर आप वो कवर कर लेते हो ना, तो रेरा का जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है जहां से क्वेश्चन बनते हैं, तो मोस्ट ऑफ द पोर्शन वो खत्म हो चुका होता है। ठीक है, तो रेरा भी आपको क्या है 2 आवर्स में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों मिला के आपके बनते हैं 4 घंटे, 4 आवर्स के अंदर कंप्लीट हो जाने चाहिए, लेकिन मैं आपको यहाँ 5 आवर्स दे रही हूँ। ठीक है, 4 से अगर आपको 1 घंटा एक्स्ट्रा लग जाता है तो फ्लेक्सिबल लेकर चलेंगे। 5 घंटे के अंदर आप पूरा ये कंप्लीट कर लीजिए। आप 12 बजे तक यहाँ पर फ्री हो जाओगे। ठीक है, आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैं 2 चैप्टर तो सिलटा चुकी हूँ, 2 चैप्टर मैं कर चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक कंप्लीट है। फिर आ जाइए आपका नेक्स्ट डे। देखो, 12 बजे तक मैंने आपको कंप्लीट करना बताया था। 12 से आप 7 बजे तक आराम से सोइए, 6:30 बजे तक आराम से सोइए, क्योंकि इस दिन अच्छे से नींद लेनी चाहिए आपको 7 आवर्स की। तो वो फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, अगर आपको चाहिए कि मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊं तो ठीक है, आप नोट कर लीजिए, मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, लेकिन अगर आपको फिर भी चाहिए कि हाँ हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताइए, ठीक है, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आपको आईबीसी के अंदर क्या क्या चीजें मेनली करनी है। सीआईआरपी कंप्लीट करना है। सीआईआरपी का मैंने एक चार्ट प्रोवाइड किया हुआ है। अगर आपके पास नहीं है, आप पहली बार इसको सुन रहे हो, तो मैं आपको बता दूं टेलीग्राम ग्रुप में जो भी कुछ मैं बोल रही हूँ सब कुछ टेलीग्राम ग्रुप में मैंने प्रोवाइड किया हुआ है। और टेलीग्राम ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। ठीक है, तो आप क्या है सीआईआरपी कंप्लीट करोगे। सीआईआरपी फिर उसके बाद आपको पीपीआईआरपी जरूर करना है। पीपीआईआरपी में क्या है, सीआईआरपी का ही काफी पोर्शन सेम मिल जाएगा आपको, और थोड़ा बहुत जो एडिशनल है वो मैंने हाईलाइटिंग किया हुआ है, वो देख लेना है आपको। ये कंप्लीट हो गया। अब आ जाइए लिक्विडेशन प्रोसेस आपको अच्छे से करना है। फिर सीओसी का कंपोजिशन, बस एक चार्ट सा बना हुआ है स्टडी मटेरियल में, वो अच्छे से देख लेना। सीओसी का कंपोजिशन हो गया। फास्ट ट्रैक प्रोसेस में मैंने आपको बता दिया कुछ नहीं है, 90 डेज और 45 डेज, 2 लिमिट याद रखो। नॉर्मल प्रोसेस में लगता है आपको 180 डेज, और आपको एक्सटेंशन चाहिए तो 90 डेज से एक्सटेंशन मिल जाता है। फास्ट ट्रैक प्रोसेस जस्ट हाफ होता है। ठीक है, इसको फास्ट ट्रैक प्रोसेस में आपको नॉर्मली लगता है कितना टाइम, 90 डेज, और अगर एक्सटेंशन चाहिए तो 45 डेज। ठीक है, जस्ट हाफ कर दोगे उसका। ठीक है, और इसके बाद आपको कौन सा टॉपिक देखना
देखना है, सेक्शन 11 देखना है, जो कि हमारा बात करता है किस चीज से रिलेटेड है, पर्सन नॉट एंटाइटल्ड टू मेक एन एप्लीकेशन टू इनिशिएट CIRP। और आपको देखना है पर्सन नॉट एलिजिबल टू बी अ रिजोल्यूशन एप्लीकेंट, वो देख लोगे। मॉरेटोरियम पीरियड में क्या क्या चीजें आपको प्रोहिबिटेड है, क्या क्या एक्ट्स नहीं कर सकते हो, वो आपको देखना है। और पर्सन एलिजिबल टू बी अ रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है, वो आपको देखने हैं। बस ये अच्छे से देख लीजिए, IBC, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा इस चैप्टर के अंदर, ठीक है, राइट। इस तरीके से आपका ये पूरा मिलाकर 5.5 घंटे के अंदर कवर हो जाता है। आप देखोगे 7 AM to 1 PM के आसपास 4 एक्ट कंप्लीट कर चुके होंगे, ठीक है। 1 PM, अब आपका 1 PM हो गया। अब क्या है, 2 बजे तक आपको क्या है, बात ले लो, लंच कर लो और रेस्ट ले लो, ठीक है। 1 घंटे का आपको 1 घंटा अच्छा खासा मिला है, इसमें आप बात लंच रेस्ट करके 2 बजे तक फ्री हो जाइए, ठीक है। 2 बजे से आपको अब थोड़ा सा फ्रेशन अप फील करोगे तो फेमा का एक बड़ा चैप्टर उठा लेना, ठीक है। फेमा उठाया, ठीक है। फेमा का क्या है, आपने 2 से 5:30 बजे तक, ठीक है, पूरा मिलाकर आपका 3.5 घंटे मिल गया। आप 3.5 घंटे सफिशिएंट है। कैसे सफिशिएंट है, देखो फेमा में ना पूरे में मत कूद जाना कि मतलब मेरे को पूरा ही करके जाना है, अपन तो पूरा ही करके जाएगा कुछ भी हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं करना है। फेमा में जो सेलेक्टिव स्टडी करता है उसको फेमा इजी लगता है, जो पूरे के चक्कर में पड़ता है उसको हार्ड लगता है और वो कुछ भी कॉन्फिडेंस नहीं ले पाता। अल्टीमेटली एग्जाम में आपको पता होगा कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है। तो फेमा के अंदर भी मैं आपको टॉपिक्स बता देती हूँ कि आपको क्या क्या चीजें करनी है। सबसे पहले डेफिनेशन पार्ट में मैं आपको बता दूं, आप PRI की डेफिनेशन देख लेना, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन की डेफिनेशन देख लेना, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन की डेफिनेशन देख लेना। ये 3 डेफिनेशन के बाद करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन में आपको क्या है, 3 शेड्यूल दिए हुए हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3। मैंने पूरे तीनों शेड्यूल की स्टोरी बनाई हुई है, ठीक है। अगर आप वीडियो देखोगे आपको समझ आ जाएगी मैंने किस तरीके से इनको लर्न करने के लिए स्टोरी बनाई है, उससे आराम से आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन में आपको शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 और प्रोहिबिटेड ट्रांजेक्शंस दी हुई हैं, वो अच्छे से करनी है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद आ जाइए सेक्शन 7 जो कि एक्सपोर्ट से रिलेटेड है, वो अच्छे से कर लीजिएगा। पेनल्टीज के लिए देखो, पेनल्टीज तो आपको पता है 60 ओपन बुक एग्जाम है, तो मैं नहीं बोलूंगी कि पेनल्टीज को रटो, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप इंडेक्स में देखना, पेनल्टीज देखना कहां पर है और डायरेक्ट उस पेज नंबर पे जंप करना है, ठीक है। तो आप वहां से पेनल्टीज आराम से कर सकते हो, ठीक है। अपील प्रोविजन देखना है, और अपील का तो आपको पता ही होगा, मैंने हर चैप्टर के अपील का एक छोटा छोटा चार्ट बना हुआ है, ठीक है। तो उससे आराम से आपके अपील में भी एग्जाम टाइम में दिक्कत नहीं होगी, आराम से कर लोगे। अगर हो सके ना उस अपील के चार्ट को ना इंडेक्स में ही एज इट इज बना देना, ठीक है, तो उससे और भी ज्यादा आपको हेल्प हो जानी है। इसके बाद ODI कर लेना, ECB कर लेना, न्यूली एडिड टॉपिक्स है तो 4 से 5 मार्क्स का आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद पीरियड फॉर सरेंडर ऑफ रियलाइज फॉरेन एक्सचेंज, छोटे छोटे हैं ये जो मैं आप बोलूंगी ना, सारे छोटे छोटे हैं, वो कर लेना, ठीक है। एग्जाम्पशन फ्रॉम रियलाइजेशन और रिपैट्रिएशन, ये कर लेना। लिमिट फॉर पोजेशन ऑफ फॉरेन करेंसी, ठीक है। ये तीन जो मैंने अभी लास्ट में बोला बहुत छोटे छोटे हैं, इनको भी कर लेना, ठीक है। तो फेमा में अगर आप इतना कर लेते हो ना, मान के चलो मैंने फेमा पूरा कर लिया, आपका लक अच्छा हुआ था ना, डेफिनेटली इसी में से ही क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। फेमा हो गया, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, हमको छोड़ना नहीं है। हमको क्या है, जो चैप्टर अगर बेकार लगते हैं, जो हमको मतलब ज्यादा लेंथी लगते हैं, तो उनमें क्या है, आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लीजिए, वो भी मोर देन सफिशिएंट रहते हैं, ठीक है। तो फेमा आपने कर लिया। अब इसके बाद आ जाइए कॉम्पिटिशन एक्ट, ठीक है। कॉम्पिटिशन एक्ट कॉम्पिटिशन एक्ट जो है 2 घंटे में आराम से कवर हो जाएगा, 6 से 8 PM, ठीक है। इसमें कुछ ऐसे हार्ड लैंग्वेज वगैरह नहीं है, इसको आराम से कवर कर सकते हो 2 घंटे के। फेमा के बाद यहाँ पर मैंने आधे घंटे का आपको ब्रेक दिया था कि टी कॉफी ले लो, 5:30 बजे शाम के टाइम आप टी कॉफी लेकर फिर कॉम्पिटिशन एक्ट स्टार्ट कर देना, ठीक है। 2 घंटे के अंदर आपका कॉम्पिटिशन एक्ट भी हो जाता है। तो फिर आधे घंटे का आप ब्रेक लेकर उसमें क्या है, डिनर कर लीजिए 10 मिनट में, 15 मिनट में डिनर करने के बाद जस्ट एक 15 मिनट का वॉक लेकर आ जाइए, ठीक है। थोड़ा सा आप अच्छा फील करोगे, ठीक है। यहाँ तक कॉम्पिटिशन एक्ट हो गया। अब आ जाइए फॉर्मूला पर। फॉर्मूला आपका 8:30 से 10:30 2 घंटे के अंदर आराम से हो जाएगा। देखो, एक तो पेपर 4 वालों को तो ये और भी इजी लगेगा, वो 1 घंटे के अंदर ही करके रख देंगे, ठीक है। लेकिन अगर जिनको क्या है पेपर 60 ही करना है, उनको पेपर 4 का इस बार एग्जाम नहीं था या जैसे भी है, ठीक है, तो उनको भी 2 घंटे से आराम से हो जाएगा, क्योंकि आप रिवीजन वीडियो सुनोगे तो मैंने इसको आपको 1 घंटे के अंदर बताया। लेकिन अगर आपको किसी को वीडियो जो है फास्ट लग रही है, वीडियो को स्लो करके 2 घंटे में आराम से कर सकता है। देखो, यहाँ पर मैं एक चीज और बताना चाहूंगी, काफी लोगों के देखो ये मैसेजेस आ रहे हैं कि वीडियो मैंने फास्ट रिकॉर्ड करी है। मैं उन लोग को एक चीज बोलना चाहूंगी, जब मैंने यहाँ पर लेक्चर्स रिकॉर्ड करने स्टार्ट करे तो मुझे ऐसा कोई खास एक्सपीरियंस भी नहीं था, ठीक है। तो बस मैंने रिकॉर्डिंग कर ली थी और मैंने टेलीग्राम ग्रुप में जितने भी लोग कनेक्ट, मैंने उनसे पूछा था कि अगर फीडबैक देना है वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे दे सकते हैं, कि वीडियो अगर आपको कोई चीज कम समझ आ रही है या फिर मैं समझाऊं और अच्छे से, मतलब जो भी चीज आपको बतानी है आप खुलकर बता सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन मुझे उस टाइम जो कमेंट मिले थे उन्होंने बोला था बेस्ट है जिस तरीके से चल रहा है आप उस तरीके से चलने दीजिए, ठीक है। लेकिन हाँ, 1-2 कमेंट इस तरीके से आए थे कि वीडियो जितना हो सके आप फास्ट रिकॉर्ड कीजिए, अगर हमारा वीडियो का टाइम ज्यादा रहता है तो हमें उसे देखने का मन नहीं करता है, ठीक है। ऐसा कुछ उन लोगों ने बताया था, ठीक है। तो मैंने उसी हिसाब से वीडियो रिकॉर्ड कर दी थी। लेकिन जैसे ही 2-3 वीडियो रिकॉर्ड हो गई ना, तो मुझे लग रहा था ये बहुत ज्यादा फास्ट हो रहा है। तो आगे के जो आप चैप्टर्स देखोगे, जैसे IBC हो गया, फेमा हो गया, ठीक है, तो वहां मैंने अपने आप से ही स्पीड को कम किया है।
तो गाइस जैसा मुझे आप लोग बताओगे मैं वैसा ही कर पाऊंगी ना, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियोस फास्ट लग रही है ना, तो देखो अभी के लिए आप मैनेज कर लीजिए वीडियो को कम स्पीड में 0.75 पर सुन लीजिए, ठीक है। लेकिन बाद में मैं क्या कर सकती हूँ, अब आगे मैं दोबारा से ये लेक्चर्स रिकॉर्ड करूंगी तो मैं उसको क्या काफी डिटेल में समझा के रिकॉर्ड करूंगी, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। तो फॉर्मूला भी हो गया, रात के 10:30 बजे तक आप अपना स्टडी मटेरियल कंप्लीट कर चुके हो, ठीक है। आप 10:30 बजे तक क्या है, आपने पूरा सिलेबस कवर कर लिया। देखो बहुत से लोग क्या करते हैं, वो इन चीजों में ज्यादा फंसे रहते हैं, केस स्टडी डाइजेस्ट नहीं हुआ, अरे केस स्टडी नहीं हुए, एमटीपी नहीं लगाए, क्वेश्चन पेपर नहीं लगाए। अरे भाई जो कर सकते हो उस पर फोकस करो ना, इस सबके रिवीजन लेक्चर्स है उनको सुनो। अगर देखो किसी भी चीज में जैसे फेमा में आप कवर नहीं कर पा रहे हो उतने टाइम के अंदर, तो क्या करो, रिवीजन क्लिप सुनो, उससे आराम से करने के बाद अगर देखो एक रिवीजन क्लिप सुनते हो ना, 2 घंटे के अंदर पूरा चैप्टर कवर कर लो, फिर 1-1.5 घंटा बच गया, ये एक्स्ट्रा 1.5 घंटे के अंदर खुद से गो थ्रू करो, खुद से भी सेल्फ स्टडी जरूरी है, ठीक है। तो वो करने ना। अब इसके बाद देखोगे नाउ रिवाइज केस लॉस। केस लॉस के लिए मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगी, आप समरी फाइल्स, आपके पास अगर नहीं है समरी फाइल्स तो टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगी। ऑब्वियसली मेरी नहीं है, लेकिन किसी ना किसी टीचर्स की लोगों ने आपस में शेयर की हुई है, तो आपको सारा कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। प्रेफर करना उस समरी फाइल्स को, पूरा केस लॉस जो है डिटेल में उनको मत लेकर जाना, और मुझे लगता भी नहीं कि सबने डिटेल में वो वाले केस लॉस पढ़े होंगे, नहीं, ठीक है। समरी फाइल्स प्रेफर कीजिए, ठीक है। आपको अल्टीमेटली क्या है, आपके स्टडी मटेरियल पे कमांड होनी चाहिए, ठीक है। तो केस लॉस के लिए आप समरी फाइल्स देख लीजिए, और समरी फाइल्स आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई होगी, ठीक है। तो इतना तो मैं मान के चल रही हूँ, ये सारी चीजें आपने थोड़ा देखा हुआ है, ठीक है। तो समरी फाइल्स को आप क्या 10:30 से 12 बजे तक, ठीक है, 1.5 घंटे के अंदर क्या है, जस्ट गो थ्रू कर लो कि कोई आ जाए तो मैं यहाँ से कर सकूँ, ठीक है। फिर आपको क्या है, स्लीप लेनी है, एक अच्छी सी स्लीप ले लेना 12 से 5-6 घंटे की। देखो गाइस स्लीप के लिए मैं यहाँ पे क्या सजेस्ट करूंगी, कुछ लोग होते हैं जो बिलीव करते हैं कि अच्छी नींद लेनी चाहिए एग्जाम से जाने से पहले, ठीक है। लेकिन मेरा क्या पर्सनली ओपिनियन है, मेरा ये ओपिनियन है कि आपको 4 से 5 घंटे की नींद भी सफिशियंट है यार, आके सो लेना, क्या करना है आपका। मान के चलो 6 बजे जग जाते हो, 6 AM से आपका डे स्टार्ट हो जाता है, 6 AM to 11 AM, ठीक है। आपको क्या है, ये 5 घंटे के अंदर केस स्टडी डाइजेस्ट, ठीक है। आप सोचोगे मैम इतना बड़ा केस स्टडी डाइजेस्ट हम इतने 55 क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। भाई मैं पहले ही बता दूं, जिन्होंने टच नहीं किया है ना, वो यहाँ पर दिमाग ज्यादा लड़ाना मत, ठीक है। ये आपको मैं मान के चल रही हूँ, आप सब कुछ पहले थोड़ा बहुत करे बैठे हो। मैं ये नहीं कह रही पूरे 55 आपने केस स्टडी सॉल्व करे हुए, आपने थोड़े बहुत भी करे हैं ना, तो ठीक है, आपको ये रहेगा कि हाँ मैंने केस स्टडीज के कुछ क्वेश्चन लगाकर देखे, ठीक है। तो आपने क्या केस स्टडी डाइजेस्ट करते टाइम कुछ क्वेश्चन मार्किंग करे होंगे, कुछ हाईलाइटिंग करे होंगे, तो जस्ट वो रेफर करने हैं आपको इन 5 घंटे के अंदर ना, वो सारी चीजें रेफर करनी है। इस केस स्टडीज में आप अटके हो क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। वो मार्किंग जो है वो आपको यहाँ पर देखनी है 5 घंटे के अंदर, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको एमटीपीज कवर करनी है, क्वेश्चन पेपर कवर करने हैं, जो कि आपने ऑलरेडी थोड़े बहुत लगाए हुए हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्लियर लिखा है जो कि ऑलरेडी कर चुके हो। अगर नहीं किया ना एमटीपी या क्वेश्चन पेपर आपने पहले नहीं लगाए, तो यहाँ पर मत दिमाग मारना, ये टाइम ऐसा नहीं है, ये वैसे भी एग्जाम डे वाला दिन है, तो आपको कॉन्फिडेंस लूज होगा, ठीक है। लेकिन मैं क्यों बोल रही हूँ इस टाइम करने के लिए, अगर केस स्टडी डाइजेस्ट में से कोई क्वेश्चन उठकर आ जाता है, ठीक है, वो आपको अगर लगता है कि हाँ मैंने देखा हुआ है, ठीक है, एग्जाम से जस्ट पहले मैंने देखा, तो जस्ट उस पर सिंपल जंप करना और सॉल्व कर देना, ठीक है। समझ रहे हो ना। तो उस चीज से क्या है, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। 6 से 11 बजे तक आपको ये तीनों चीजें करने के बाद इसमें ब्रेकफास्ट भी आपका इंक्लूडिंग है। 11 बजे तक फ्री हो जाना, 11 से क्या है 12 बजे तक 1 घंटे के लिए आपको क्या करना है, जस्ट गो थ्रू स्टडी मटेरियल विद इंडेक्स। मतलब मेनली क्या है यहाँ पर मेरे कहने का मतलब क्या है, आपको इंडेक्स को देखना है, निहारना है, प्यार से निहारो उनको, स्टडी मटेरियल और इंडेक्स साथ में रख के, ठीक है। जैसे कि आपको लगता है कि ये कॉम्पिटिशन एक्ट में ये वाला सेक्शन इंपॉर्टेंट है, फिर इंडेक्स में जाके देखना हाँ ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर है, ठीक है। जस्ट आपको इसमें से देखना है कि हाँ आपको जाने पहचाने लगे ये दोनों चीज, ठीक है। ठीक है, तो गाइज मैंने आपको बता दिया एसईएमपी का पेपर देख के आने के बाद क्या करना है, उसके अगले दिन क्या करना है, और एग्जाम वाले दिन भी क्या करना है। अब बात आती है एग्जाम टाइम में क्या करना है। एग्जाम टाइम में आप क्या क्या चीज करोगे, जस्ट कॉमन टिप्स हैं जो मैं आपको पहले भी कन्वे कर चुकी हूँ, पहले भी आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। जो आपको सिक्योर एग्जामिनेशन से रिलेटेड एक वीडियो बनाई थी ना मैंने, वहां पे मैंने सारा कुछ ये सब चीज बताई है आप, तो मैं आपको अभी एक बार बता देती हूँ क्या क्या चीज है। आपको क्या है, सबसे पहले क्या है, 4 बेस्ट केस स्टडी फाइंड करनी है। 5 आपके पास पेपर में आएंगी, आपको बेस्ट 4 उठानी है, या फिर मैं कह सकती हूँ एक केस स्टडीज कौन सी आपको लीव करनी है वो डिसाइड कर लेना। 15 मिनट के अंदर आपका टास्क रहेगा, जो हमारी स्टार्टिंग 15 मिनट्स मिलती है, कि सबसे बेकार केस स्टडी, कि बेकार कैसे पता चलेगी। देखो सबसे पहले क्या है, आपको केस स्टडी स्टार्टिंग से तो पढ़नी नहीं है, ये तो मैं आपको कई बार मैं बता चुकी हूँ। स्टार्टिंग से केस स्टडी पढ़नी नहीं है, नीचे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वहां से पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। वो पढ़ना स्टार्ट किया, उससे पता चल जाएगा कि कोई एक्ट जो आपका सबसे बेकार है, ठीक है, वहां से क्वेश्चन उठकर आए हैं, तो उस क्वेश्चन को छोड़ दो, उस पूरी केस स्टडी को ही छोड़ दो भाई, कि इस एक्ट में से ज्यादा क्वेश्चन बनकर आए और मैं इसे करके नहीं आई हूँ, या फिर क्या है मेरा ये बहुत बेकार है तो मैं उसको छोड़ देता हूँ, ठीक है। एक केस स्टडी आपने डिसाइड कर दिया,
ठीक है। तो बाकी के 4 केस स्टडीज पे आपको फोकस करना है, ठीक है। तो 25 मार्क्स ईच की एक केस स्टडी होगी, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। अब इसको क्या है, आपको सॉल्व करना है इन 45 to 15 मिनट्स ईच केस स्टडी। आप बोलोगे 4 घंटे मिलते हैं तो एक घंटे में सॉल्व करेंगे ना, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको कोशिश करिए 45 से 50 मिनट के अंदर कंप्लीट कर लीजिए एक केस स्टडी को, क्योंकि अगर कोई केस स्टडी लेंथी आ जाती है तो आपके पास जो आपने टाइम सेव किया है ना, उससे आप आगे हेल्प कर सको। देखो अल्टीमेटली जो बंदा टाइम सेव करता है ना पहले, तो उसको ईजी होता है ऐसे केसेस में कि कोई केस स्टडी अगर लेंथी आ गई है तो वो वहां मैनेज कर सके, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट हो गए। अब इसके बाद देख लेते हैं नेवर स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, हमेशा आपको नीचे जो क्वेश्चन दिए होते हैं वहां से पढ़ना है, ना कि स्टार्टिंग से केस स्टडी पढ़नी है। क्योंकि देखो स्टार्टिंग से केस स्टडी पढ़ोगे ना तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद दोबारा पढ़ोगे उस केस स्टडी को, लेकिन अगर आप केस स्टडी नीचे से क्वेश्चन पढ़ोगे, देखो ऑब्जेक्टिव तो स्ट्रेट एक चीज और बता दूं मैं आपको, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे स्ट्रेट आएंगे, आप देखते ही उनके क्वेश्चन करने लगोगे। एमसीक्यू जो है आपका 10 मार्क्स का, एक केस स्टडी में 10 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होता है और डेस्क्रिप्टिव पार्ट जो 15 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो एमसीक्यू में आप अच्छे खासे मार्क्स स्कोर कर लोगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो डेस्क्रिप्टिव पार्ट है ना, उसमें देख लो कि किस किस एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। पता चल गया इस एक्ट से रिलेटेड आए, अब केस स्टडी को पढ़ो, क्योंकि आप जब केस स्टडी को पढ़ोगे ना रिलेट कर पाओगे कि मुझे किस चीज का आंसर देना है, ठीक है। उस चीज से रिलेटेड प्रोविजन, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है ना केस स्टडी में, नीचे क्वेश्चन जो दिए हुए हैं उसमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है ना कि यार मैं क्या बना के लिखूं, क्या बना के लिखूं, जो सेक्शन लिखे हुए हैं, जिस टॉपिक से रिलेटेड कुछ रेफरेंस लिखे हुए हैं स्टडी मटेरियल में जाकर उसको सीधे छापाना, भाई छोड़ना नहीं है आपको, बस इतना याद रखना है, ठीक है। आपको क्या है, एक केस स्टडीज जो है मैंने आपको बता दिया, एक केस स्टडी में एमसीक्यू जो है 10 मार्क्स का आएगा, डेस्क्रिप्टिव पार्ट 15 मार्क्स का आएगा, और एक केस स्टडी जो है मिक्स ऑफ 2-3 एक्ट होती है। तो डिसाइड कर लेना कौन सा एक्ट आपका पुअर है, वो केस स्टडी आप छोड़ सकते हो, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको एक छोड़नी है। ऑल पार्ट्स ऑफ अ क्वेश्चन टू बी डन टुगेदर, ये चीज याद रखना, ठीक है। जितने भी डिस्क्रिप्टिव पार्ट या ऑब्जेक्टिव वो भी दिया हुआ है, पूरी एक केस स्टडी के अंदर जितने भी पार्ट्स है ना वो सारे एक ही जगह करने हैं। ऐसा नहीं है केस स्टडी 1 का ए भी आपने यहाँ कर लिया फिर डी कर रहे हो केस स्टडी 2 के बाद, नहीं, एक साथ सारे पार्ट्स एक साथ एक केस स्टडी के एक साथ ही सारे पार्ट्स करने हैं, ठीक है। इनमें से जो पॉइंट आपको लग रहा है ना कि हाँ मेरे लिए बहुत जरूरी है, तो उसको साइड में आप नोटिंग भी करते जाओ पेपर पे कि एग्जाम से पहले मुझे ये चीजें एक बार देख लेनी है और दिमाग में रखनी है, क्योंकि पता सबको सब कुछ होता है लेकिन इंप्लीमेंट को नहीं कर पाते, क्योंकि पता याद ही नहीं आता ना उस टाइम क्या करना है, ठीक है। तो आप क्या है थोड़ा सा नोटिंग करना है, साइड में कर सकते हो। हाउ कैन यू सेव योर टाइम ड्यूरिंग एग्जाम, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि एग्जाम के अंदर बैठकर टाइम कैसे सेव करें। हाँ मैम, उसमें भी दिमाग मारेंगे कि टाइम कैसे सेव करें, इसमें दिमाग मारने की जरूरत नहीं है, खुद से आपसे होगा, ठीक है। कैसे टाइम सेव करना है वो मैं आपको थोड़ा पहले बता देती हूँ। एमसीक्यू पार्ट्स में आप क्या करोगे, क्वेश्चन पेपर पे ही टिक कर लो, आपको आंसर पता है ना, पेंसिल से वहां पर टिक करते जाओ, ठीक है। फिर क्या है, लास्ट में बुकलेट लेना और उसमें फिल कर देना। अगर आप एक क्वेश्चन देखा और उसका आंसर को बुकलेट में फिल करने जाओगे, उससे क्या है थोड़ा सा आप कंफ्यूज भी हो जाते हो और थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। आप पहले क्वेश्चन पेपर पे फटाफट टिक कर लो, देन फिल द बुकलेट, ओके। डिस्क्रिप्शन पार्ट में मैं क्या बताना चाहूंगी आपको, डिस्क्रिप्शन पार्ट में मैं आपको बताना चाहूंगी आप फर्स्ट 15 मिनट्स में अगर आप फाइंड कर पा रहे हो ना, एबल टू रिकॉल फ्रॉम वेयर द प्रोविजन इज पिकअप, मतलब ये जो क्वेश्चन है डिस्क्रिप्टिव पार्ट वो कहां से आया, तो आप क्या है स्टडी मटेरियल में जंप कीजिए और वहां पर हाथ के आप देख लीजिए स्टडी मटेरियल में कौन से पेज नंबर पे है और क्वेश्चन पेपर में लिख दीजिए पेज नंबर 5.42 जो HSB पेज से रिलेटेड है वहां पे लिख दीजिए। अब इससे क्या हेल्प होगी, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने बैठोगे ना तो आप वहां से सीधा आपका टाइम सेव पाएगा कि ये 5.42 पेज पर जाना है और मुझे वहां से सारा मिल जाएगा। इस तरीके से छोटी छोटी चीजों से आप टाइम सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस अब बात कर लेते हैं प्रेजेंटेशन, जो कि थ्योरी पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। इशू इन्वॉल्व में क्या है, क्वेश्चन में से लिख दीजिए क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। फिर आ जाइए लीगल प्रोविजन। लीगल प्रोविजन क्या होते हैं, आपको स्टडी मटेरियल से जो प्रोविजन दिए हुए हैं ना वो लिख दीजिए, या फिर आपको खुद से अगर याद है कुछ चीजें तो वो लिख दीजिए, लेकिन वो प्रोविजन से रिलेटेड ही होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको कई बार क्या बोला, ये यहाँ से देखो सेल्फ क्यों आया, मैं आपको कई बार बोलती हूँ जो चीजें इंपॉर्टेंट है, जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है उनको क्या है आप कोशिश करो लर्न कर लो, ना कि स्टडी मटेरियल के भरोसे बिल्कुल मत रहो यार। 4 घंटे में नहीं हो पाता है कि हर चीज को पहले इंडेक्स में देखो फिर स्टडी मटेरियल में फाइंड करो फिर देन उसमें से लिखो। अगर आप कुछ चीजें याद कर पा रहे हो यानी इंपॉर्टेंट चीजों को याद कर पा रहे हो तो देखना पेपर सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। तो आप क्या है यहाँ पर आप स्टडी मटेरियल या फिर सेल्फ के थ्रू जैसे भी है आप यहाँ से नोटिंग कीजिए, प्रोविजंस लिखिए, लेकिन ये जो प्रोविजंस है वो पैराग्राफ बनाकर लिखने हैं आपको। 3-4 लाइन के एक एक पैराग्राफ बनाइए, 4-5 पैराग्राफ जितने भी आप बना पा रहे हो, लेकिन हर एक पैराग्राफ में सिर्फ 3 से 4 लाइन ही होनी चाहिए, ठीक है। लीगल प्रोविजंस के अंदर ये आ जाएगा केस, अगर उससे रिलेटेड कोई केस लॉस है तो केस 1 लिख सकते हो, ठीक है। और उससे फिर देन इसके बाद कंक्लूजन पार्ट, ठीक है। अगर आपको कंक्लूजन क्लियर नहीं है तो कंक्लूजन पार्ट को स्किप कर देना, लेकिन अगर आप श्योर हो कि आप कंक्लूजन अच्छे से दे सकते हो तो प्रॉपर हेडिंग बनाकर लिख सकते हो उसके अंदर, ठीक है। यहाँ मैं रिमाइंडर 1-2 चीजें फिर से रिवाइज कराना चाहूंगी कि सारे पार्ट्स जो है क्वेश्चन के वो आपको एक साथ रखने हैं, ठीक है। पार्ट्स के अंदर मतलब क्वेश्चन के अंदर जो हमारे पार्ट्स होते हैं ना वो सारे एक साथ रखने हैं, और फिर अंडरलाइनिंग द इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगते हैं उसको प्रॉपर अंडरलाइन कीजिए, क्योंकि आपको पता है एग्जामिनर के
पास इतना टाइम नहीं होता कि एक एक कॉपी को डिटेल में पढ़े, लेकिन अगर आप उसको हाईलाइटिंग अंडरलाइन करके दोगे, ठीक है, तो उसको क्या है, ईजी हो जाएगा। उसको कॉपी चेक करने में मजा आएगा तो आपको रिजल्ट पढ़ने में मजा आएगा, ठीक है। अगर उसको ही कॉपी पढ़ने में मजा नहीं आ रहा तो आपको तो फिर रिजल्ट पढ़ने में कहाँ मजा आएगा, है ना। तो ये सब चीजें आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना। व्हाट मटेरियल्स टू बी टेकन इन द एग्जाम। देखो गाइस, मटेरियल की बात आती है तो मैं तो बोलती हूँ सारे मटेरियल ले जाओ, हैं, सारे ले जाओ, हाँ, जो थैला बोरा भर के ले जाना सब ले जाओ। लेकिन क्या है, आप सारा कुछ नहीं फाइंड कर पाओगे और आप ब्लेंडर कर दोगे। तो इसलिए कोशिश करो जितनी भी चीजें आपके लिए जरूरी हैं वो सब चीजें लेकर जाइए, ठीक है। अगर देखो इसमें भी मैं आपको चीजें बता देती हूँ क्या क्या चीजें रिलेवेंट है आपको एग्जाम में ले जाने के लिए। सबसे पहले बात आती है इंडेक्स की। इंडेक्स आपका कैसा होना चाहिए, इंडेक्स आपका डिटेल्ड होना चाहिए, ठीक है। किस टीचर का ले रहा है, तो देखो यार, मैं किसी की कमेंट नहीं करूंगी कि आप उस टीचर का लीजिए, इस टीचर का लीजिए, जो आपको अच्छा लगे आप उसका लीजिए, ठीक है। इंडेक्स मेरा प्रॉपर बना हुआ नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं, ठीक है। लेकिन अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में देखोगे तो काफी बच्चों ने शेयर किए हुए हैं इंडेक्स, अच्छे इंडेक्स शेयर किए हुए हैं एक्चुअली, ठीक है। तो आप वहां से किसी भी इंडेक्स को रेफर कर सकते हो, ठीक है। देखो मैं यहाँ जो भी मटेरियल बोल रही हूँ ना, आपके पास जो भी इनमें से नहीं है आपको सब टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। डोंट वरी अबाउट दैट। लास्ट मोमेंट पे ये मत कहो कि मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, नहीं है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, सब कुछ आपको वहां मिल जाएगा। और इसमें प्रॉपर आपस में लोग डिस्कस भी करते हैं, ठीक है, कि 60 से रिलेटेड जो भी बातें करनी है, उनको जो भी कुछ पूछना है एक दूसरे से, वो भी डिस्कस करते हैं। तो आप देख सकते हो वहां पर, ठीक है। तो इंडेक्स आपको वहां से मिल जाएगा इंडेक्स। लेकिन अगर आप फिर भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हो किस टीचर का अच्छा है, तो मैं आपको बता दूं, ऐसा इंडेक्स लीजिए जिसमें ये 3 चीजें जरूर हो, ठीक है। सेक्शन नंबर लिखा हुआ होना चाहिए, हेडिंग लिखी होनी चाहिए, हेडिंग का मतलब टॉपिक क्या टॉपिक है वो टॉपिक लिखा होना चाहिए, और वो टॉपिक किस पेज नंबर पर है, ये 3 चीजें जरूर होनी चाहिए, ठीक है। इंडेक्स ऐसा ही बनाना, अगर खुद का नहीं बनाया तो टीचर का ले लेना, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाइए स्टडी मटेरियल या टीचर्स बुक। देखो टीचर मॉड्यूल में कभी भी ये नहीं कहूंगी कि आपको टीचर मॉड्यूल लेना चाहिए, क्योंकि देखो टीचर खुद नहीं कहेगा आपको, बल्कि टीचर ना वो भी बोलेगा, वो भी क्या है, आपको या तो स्टडी मटेरियल कॉपी पेस्ट करके बना के देगा आपको, क्योंकि स्टडी मटेरियल ही हाईली रिकमेंडेड होता है। स्टडी मटेरियल आपका बिल्कुल क्लीन नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज ही आप प्रिंट करा के लाए और चले गए एग्जाम में, नहीं। आपका स्टडी मटेरियल में प्रॉपर नोटिंग होनी चाहिए, हाईलाइटिंग होनी चाहिए, अगर हाईलाइटर के थ्रू मतलब प्रॉपर हाईलाइटिंग होनी चाहिए, और क्या पेन से आपने नोटिंग वगैरह करी हुई होनी चाहिए, जो कि मैं आपको देखा हो आपने रिवीजन वीडियोस में आपको प्रॉपर नोटिंग हुई मिलती है, ठीक है। वो नोटिंग अगर आपके पास नहीं हुई पड़ी है तो आप रिवीजन लेक्चर सुनोगे ना, तो साथ के साथ नोटिंग करते जाओ। भाई देखो ये नोटिंग बहुत जरूरी है, हाईलाइटिंग बहुत जरूरी है। किसी सब्जेक्ट में की हो ना की हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये ओपन बुक एग्जाम में अगर कुछ हाईलाइटिंग नोटिंग नहीं रहेगी तो एग्जाम टाइम में बहुत मुश्किल हो जाएगी, नहीं ढूंढ पाओगे, बहुत प्लेन लगने लगेगा। बहुत क्लियर रहेगी बुक तो कुछ भी ढूंढना आसान नहीं रहेगा, ठीक है। इसलिए मैं बार बार इस चीज को बोलती हूँ, अपनी रिवीजन लेक्चर्स में बोलती हूँ कि आपकी नोटिंग और हाईलाइटिंग बहुत जरूरी चीज है, और मैंने रिवीजन लेक्चर में इसी चीज पर फोकस भी किया है। मैंने प्रॉपर नोट्स आपको हाईलाइट और नोट्स करा के दिए हैं, ठीक है, नोटिंग बनाकर दिए है। कि जैसे कोई मान के चलो, जैसे कोई अपील का है तो छोटा सा साइड में चार्ट बनवा दिया, ठीक है। कोई लिमिट्स है वो साइड में लिखवा दी, कोई डेज है वो भी साइड में लिखवाई, ठीक है। कोई किसी चीज को लर्न करने के लिए स्टोरी है वो भी साइड में लिखवाई, ठीक है। तो वो सब चीजें बहुत हेल्प करती है, तो वो सब चीजें आप ध्यान में रखना। क्वेश्चन पेपर एमटीपीज, ठीक है, ये आपको ले के चले जाना एग्जाम में, क्योंकि अगर कोई केस स्टडी, क्योंकि अगर कोई सेम केस स्टडी उठकर आ जाए तो आपको हेल्प हो जाएगी, यहाँ से सीधा उसको नोटिक कर सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाइए केस लॉ समरी। मैंने आपको ऊपर बोला था समरी ही फाइल रेफर करो, यहाँ पर ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। केस लॉ समरी फाइल देख लेना, वो ले जाना। केस स्टडी डाइजेस्ट ये आपको पूरा लेके जाना है, और ये मैंने काफी बार बोला भी है कि कोशिश ही करो कि पूरा सॉल्व करने का। देखो मैं क्यों बोलती हूँ, क्योंकि आईसीए के केस में ना कई बार देखने को मिला है कि केस स्टडी डाइजेस्ट से ही केस स्टडी उठकर आ जाती है, और जब कोई क्वेश्चन आपको सेम देखने को मिलता है ना, तो आपके चेहरे पे क्या स्माइल होती है, तो ऐसी स्माइल क्यों मिस करनी, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखना है। तो गाइज आई होप आपको ये सब चीजें समझ आई होंगी, और कमेंट सेक्शन में अभी लिखिए, बिल्कुल अभी लिखिए कि मैं 70+ लाऊंगा, या फिर मैं 75 लाऊंगा, 80 लाऊंगा, जितना भी आपको अपने आप से लगता है। कोई ना बस ये मत लिख के चले जाना कि मैं 40 लाऊंगा। सच बता रही हूँ, उसको ना चपेटे पड़नी है। क्यों 40 क्यों लाने हैं, इसमें एग्जाम्शन आता है। 60 से नीचे किसी को नहीं सोचना है, ठीक है। आप लिखिए 70 लाना है, 75 लाना, 80 लाना, जो भी आपकी कैपेसिटी है उतना लिखिए, मुझे बताइए। और एक दूसरे का देखोगे ना कि वो बंदा ऐसे सोच रहा है, तो एक इससे क्या होगा, आपको कंपटीशन भी आएगा, ठीक है। तो अपने आप से प्रॉमिस कीजिए, ये मेरे लिए नहीं है, अपने आप से प्रॉमिस कीजिए कि मेरे को 75 लाना है, मेरे को 80 लाना है, जितना भी है मुझे लाना है। इस पर एटलीस्ट कुछ भी हो जाए, पेपर कैसा भी आ जाए, मुझे ये सब्जेक्ट एग्जाम्प्ट करे बिना तो नहीं निकलना है। ये सब्जेक्ट का दोबारा मुंह नहीं देखना है, मेरे को करके ही निकलना है इसको, ठीक है। और गाइज मैं कोशिश करूंगी कि साथ साथ आपको कुछ और वीडियोस भी प्रोवाइड कर सकूं, इसलिए आप अगर चैनल से कनेक्टेड नहीं है, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि अगर मैं कुछ डालती हूँ तो आपको वो नोटिफिकेशन आ। क्योंकि पेपर 4 के केस में मुझे याद है मेरे पास कुछ पर्सनल मैसेज आए
थे कि उन्हें पता ही नहीं था कि मैंने सिविल ऑर्डर डाला है, उन्हें पता ही नहीं था कि मैंने डायरेक्टर चैप्टर की वीडियोस डाली हुई है। वो ये बोल रहे थे कि हमें लास्ट मोमेंट पे पता चला था और हमें हेल्प हो रही थी, लेकिन फिर भी हम नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो इससे वजह क्या हुआ, उन्होंने चैनल से वो कनेक्ट ही नहीं थे। अगर वो चैनल से कनेक्ट होते तो उनको नोटिफिकेशन आ जाती, क्योंकि काफी लोगों ने वहां से किया है। तो इसीलिए बोल रही हूँ कि आप चैनल से कनेक्टेड रहिए, जिससे कि मैं अगर पेपर 60 से रिलेटेड कुछ डालूं तो वो आप तक आ सके। देखो शेड्यूल मेरा बिजी है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि आपको कुछ ना कुछ कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। तो गाइस विश यू गुड लक, टेंशन नहीं लेने का, बस पेपर अच्छे से करने का, आपका पेपर अच्छा जाएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, थैंक यू।